ये आकाशवाणी है, कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 12वीं कड़ी, आसमानी आफत। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। वाह, कितनी तरोताजा करने वाली हवा यहाँ की। हाँ भैया, और हरे भरे पहाड़। हाँ, अरे मधु वहाँ देखो कितनी ऊंचाई से झरना बह रहा है। वाह पापा, मैं तो यहाँ एक पिक क्लिक करने वाला हूँ। हाँ, इस्माइल देखो कितनी अच्छी आई है। पापा वो मामा जी का घर है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। पापा, मैं भी यहाँ एक बार बचपन में आया हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। अच्छा हुआ शाम होने से पहले ही हम लोग यहाँ पहुँच गए, वरना इन पहाड़ी इलाकों में कई बार गांव पहुँचते पहुँचते अंधेरा ही हो जाता है। सच मधु। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे ये लो, आपके मामा जी तो आंगन पर हमारा इंतजार ही कर रहे हैं। आओ आओ आओ, मैं सोच ही रहा था कि आखिर आप लोग अब तक पहुँचे क्यों नहीं। प्रणाम मामा जी। जीते रहो बच्चों, जीते रहो। नमस्ते सतीश जी। अरे अनिल जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे, बड़े दिनों बाद मिले। हाँ, आइए 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 जीजा जी, सब लोग अंदर चलिए। चलिए चलिए। आप लोग जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लीजिए, यहाँ तो शाम गहराते ही ठंड भी काफी बढ़ जाती है। अभी भी कुछ लग रही है। उसके बाद फिर फुर्सत में बैठकर बातचीत करेंगे। पापा सबसे पहले मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। पहले मैं जाऊंगी। बाय भैया। पापा हमेशा पहले ये चली जाती है। अरे बेटा जीवेश, तब तक तुम ये बैग और ये सामान जरा सेट कर लो। पापा हमेशा मैं बहुत शरारती बच्चे हैं। मामा जी। हाँ जीवेश। यहाँ के शांत माहौल में धीमी धीमी सी ये हवा कितनी अच्छी लगती है ना। हाँ भैया, नदी की आवाज सुनकर लगता है कि हम कुदरत का कोई संगीत सुन रहे हो। सच में मधु। हाँ बच्चों, लेकिन रात की खामोशी में यही आवाज कई बार हमारे लिए दहशत का पैगाम भी लेकर आती है। सॉरी मामा जी, मैं भूल गई थी कि। अरे कोई बात नहीं मधु, कोई बात नहीं। शायद कुदरत को यही मंजूर रहा होगा। हाँ, बारिश के बीच जब जब नदी का ये शोर बढ़ता है ना, तब मुझे तुम्हारी मामी और सुमन की याद आ जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। उस दिन भी शायद यही वक्त रहा होगा। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। अरे बेटी सुमन। हाँ पापा। दरवाजे खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लेना जी। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। ठीक है पापा जी। और मम्मी ने गौशाला का काम भी शायद निपटा ही लिया होगा। हाँ बेटी, मैं भी आ गई हूँ। वो नन्हा बछड़ा है ना, कुछ ज्यादा ही शरारत कर रहा था, इसलिए दूध निकालने में ज्यादा वक्त लग गया। अच्छा माँ। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, ये आवाज। बारिश तो काफी तेज होने लगी है। कमला, अचानक क्या हो गया बादलों को? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बह ही जाएगा। उफ, कितना अंधेरा हो गया। भगवान, अब इस अंधेरे में हम लोग जाए तो जाए कहाँ? चिंता मत करो कमला, चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो कमला। ऐसी बारिश तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। बेटी सुमन, बाहर गांव में लोगों का शोर क्यों हो रहा है? देखना जरा। ये बारिश है, ये बारिश है। बेटी, बाहर जरा सावधानी से जाना, अंधेरा भी काफी है। हे भगवान, इस भयानक बारिश में कुछ बचेगा भी या नहीं?
ऐसा लगता है जैसे आसपास ही कहीं बादल फट गया है। मम्मी, पापा, मम्मी, बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? जल्दी पानी दो, यहाँ हर तरफ पानी पानी। हे भगवान, पूरा गांव पलटी नदी की चपेट में आ जाएगा। सुमन, कमला, अरे मेरा हाथ पकड़ ले। कमला, तुम मेरा हाथ पकड़ो। कमला, कमला, सुमन, कमला। वो मेरी आंखों के सामने बहते चले गए और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। उस रात की भयानक बारिश में मैंने कमला और अपनी प्यारी बेटी सुमन दोनों को खो दिया। हमारा पूरा गांव तबाह हो गया था। खेत खलिहान सब कुछ बर्बाद हो गया। घरों की जगह बस खंडहर बचे थे। मकान तो फिर से बना लिए गए, लेकिन मामा जी संभालिए अपने आप को। खैर, इन पहाड़ी इलाकों में तो जिंदगी इसी तरह जीनी पड़ती है। भला कुदरत के आगे किसका बस चला है। भाई, मैं भी आप लोगों की बातें सुन रहा था। हिमालयी क्षेत्र में लोगों को तो अक्सर इस तरह की दिक्कतों से दो चार होना ही पड़ता है और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ अक्सर हो जाती है। बादल फटना? भला बादल कैसे फटते हैं? क्या होता है ये बादल फटना? देखो मधु, मैं बताता हूँ। हाँ। देखो होता क्या है दरअसल, जब मधु, कल तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। अरे हाँ पापा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। मधु, कल हम सब लोग डॉक्टर हेमंत सर से मिलने जा रहे हैं। हाँ, बादलों के बारे में वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। जी ठीक है। चलो बच्चों, चलो, अब काफी देर होने लगी है। भाई, मैंने सब्जियां काट कर तैयार रखी हुई हैं। अच्छा जी। अब मिलजुल कर खाना बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप लोगों को सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ, ये ठीक कहा तुमने जी। कल सुबह डॉक्टर हेमंत भी हमारे इंतजार में ही होंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद मेरी उनसे ये पहली मुलाकात होगी। ठीक है पापा जी, चलिए अभी तो हम लोग रसोई में जाकर मामा जी का काम में हाथ बटाने। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, खाना अच्छा बना ना। देखो बच्चों, सुबह सुबह का कितना सुहाना मौसम है ये। जी पापा, देखिए चारों ओर कितनी हरियाली है। जी, ऐसा तो वहाँ दिखता ही नहीं है। और हवा देखो, हवा कितनी शुद्ध आ रही है ना। हाँ पापा, सच में। देखा, हम लोग सही वक्त पर डॉक्टर हेमंत के घर पहुंच ही गए। और तुम्हें पता है, वो जाने माने ख्याति प्राप्त मौसम वैज्ञानिक हैं। पापा, वो तो वक्त के भी काफी पाबंद है ना। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जब उनके साथ काम करता था ना, तभी उनके अनुशासन को करीब से देखा था। पापा, मैं डोर बेल बजाता हूँ। मैं बजाऊंगी। तुम ही बजा लो यार। आ जाओ, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। नमस्ते सर। अरे नमस्ते। आओ बच्चों, अब यहाँ बैठो आराम से। थैंक यू। हाँ, अब बताओ सर। ये मेरी बेटी मधु तो आपसे मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित है। जी सर, आपको पता है पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सर, मुझे बादलों और मौसम के बारे में ना आपसे काफी कुछ जानना है। अच्छा भाई, आप लोग सफर से आए हैं। अरे भाई सरला। हाँ आई। अरे भाई, मेहमान आए हैं, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम कीजिए। ये अनिल हैं, ये इनके बेटे हैं। जी नमस्ते। ये इनकी बेटी मधु। अच्छा, अपने सर से बहुत सारी जानकारी लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए क्या आपके लिए भी कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। जी शुक्रिया। हाँ भाई, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? सर, पहले मैं पूछूंगा, हमेशा पहले यही पूछती रहती है। अच्छा ठीक है। मधु, पहले आप पूछो, क्या सवाल है आपका? सर, कल रात हम अपने मामा जी के घर थे। कुछ साल पहले बादल फटने की घटना में मामी जी और उनकी बेटी की जान चली गई थी। आखिर ये बादल फटना होता क्या है? देखो मधु जी, किसी एक जगह पर बेहद कम वक्त में एकाएक काफी ज्यादा बारिश हो जाने को बादल फटना कहा जाता है।
या यूं कहो कि किसी एक जगह पर बादलों का तेजी से संघनित होकर अचानक बरस जाना ही बादल फटना है। अच्छा। हाँ, इसमें एक साथ हजारों गैलन पानी जमीन के कुछ सीमित हिस्से में बरस पड़ता है। हजारों गैलन पानी? हाँ, हजारों गैलन। ओह सर, लेकिन बादल ऐसे अचानक किसी एक ही जगह पर क्यों बरस पड़ते हैं? जैसे भैया आप मेरे ऊपर बरस पड़ते हो। पापा देखिए, यहाँ भी शुरू हो गई। कोई नहीं। क्या नाम बताया था बेटा तुमने? जी सर, जीवेश। हाँ, जीवेश जी। ये तो तुम जानते ही हो कि मानसून के बादल पानी से भरे होते हैं। जी। ठीक है जी। आसमान के तापमान में एकाएक आई कमी की वजह से बादलों में पानी के अणुओं के बीच आणविक बल काफी बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की अधिकता से भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सर, क्या पानी की बूंदें बादलों से छलकती नहीं है? नहीं मधु, हालांकि आणविक बल काफी ज्यादा बढ़ जाने से पानी के अणु लगातार सघन होते चले जाते हैं, लेकिन अत्यधिक इलेक्ट्रोफोर्स की वजह से वो बादलों से अलग नहीं हो पाते। लेकिन आखिरकार बादलों में पानी के अणुओं की सघनता इस कदर बढ़ जाती है कि भारी वजन के चलते उनका बादलों के साथ बने रहना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर पानी का ये विशाल काय पिंड एकाएक किसी एक सीमित इलाके में बरस पड़ता है। बादल फटने की स्थिति में प्रति घंटे 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर? सर, इलेक्ट्रोफोर्स होता क्या है? देखो मधु, जिस बल की वजह से पानी के अणु बादलों से बंधे रहते हैं उसे इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। समझे? जी। आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र बादल फटने के लिहाज से काफी संवेदनशील है। हाँ, खास तौर से मानसून की सक्रियता के दौरान वहां बादल फटने की आशंका बनी रहती है। अच्छा। हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है। हाँ, सर, कई बार तो मूसलाधार बारिश को भी आम बोलचाल में बादल फटना कह दिया जाता है। पहाड़ों में होने वाली तेज बारिश और उसके बाद आए फ्लैश फ्लड से हुई तबाही को भी बादल फटने की घटना से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। देखो, उत्तराखंड में 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ में आई तबाही को भी बादल फटने की घटना से जोड़कर देखा गया। जी सर। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि ये तबाही ग्लेशियर और उस पर बनी झील के फटने से हुई थी। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में ही बादल फटने की घटनाएं होती हैं, बल्कि गर्म वाष्प धाराओं की बादलों से होने वाली टकराहट के बाद भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं। 26 जुलाई सन 2005 को मुंबई में हुई भीषण बरसात इसका एक उदाहरण है। जी सर, उसको हम कैसे भूल सकते हैं? अरे लो, चाय आ गई। चाय आ गई है, लीजिए। शुक्रिया आंटी। जी जी, शुक्रिया। लीजिए, चाय लीजिए। हाँ, आप क्या कह रहे थे अनिल भाई? सर, मैं कह रहा था कि मैंने कहीं पर पढ़ा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद में भी बादल फटने की घटना से काफी तबाही हुई थी। और ये 28 सितंबर 1908 की बात है। अच्छा। तब यहाँ बादल फटने के बाद हुई विनाश लीला में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे सर। क्या? 15,000? ओह माय गॉड। हाँ, 15,000 और 80,000 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए थे। पापा, 80,000? हाँ बेटा, 80,000। उस वक्त बादल फटने के बाद 17 इंच बारिश दर्ज की गई थी और मूसलाधार बारिश के बाद मूसी नदी ने अपने किनारे बसी आबादी में अपना भरपूर कहर बरपाया था। सर, ये फ्लैश फ्लड क्या होता है? एक मिनट मधु, सबसे पहले मैं आंटी के लाए हुए पकोड़े खाने वाला हूँ। भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आलू वाला मुझे खाओ दे दो। जी, तुम भी खाओ। देखो मधु, बादल फटने और फिर मूसलाधार बारिश से न सिर्फ उस जगह पर ही तबाही होती है जहां वो बरसते हैं, बल्कि निचले इलाकों में भी अचानक बाढ़ आ जाती है। लो बेटा, पकौड़े लो ना। इस तरह की स्थिति को फ्लैश फ्लड कहा जाता है। अच्छा। हाँ, निचले इलाकों में अचानक आई ये भीषण बाढ़ भी बेतहाशा नुकसान पहुंचाती है। दरअसल होता यह है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद छोटी छोटी जलधाराओं का पानी ढलानों के जरिए नीचे की ओर बहता है। इस पानी की वजह से निचले इलाकों में अचानक बाढ़ की सी स्थिति पैदा हो जाती है और तबाही की वजह बन जाती है। अच्छा सर, आखिरकार बादल फटने की वजह क्या है?
देखो जीवेश, इसकी कोई एक वजह तो है नहीं, फिर भी ये कह सकते हैं कि बादलों का फटना पर्यावरणीय संतुलन के बिगड़ने का ही नतीजा है। देखो ना, तेजी से होता वनों का विनाश, अनियंत्रित विकास ही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। सही कहा। और इसकी वजह यहाँ हो रहा अंधाधुंध निर्माण कार्य, तेजी से बढ़ते शहर, वाहनों की बढ़ती संख्या और अवैज्ञानिक तरीकों से किया जा रहा वनीकरण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा, अवैज्ञानिक वनीकरण का क्या मतलब है? ओ मेरी प्यारी बहन मधु, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तभी पूछा है ना भैया। भाई तुम दोनों जहाँ भी जाते हो शरारत शुरू कर देते हो। पापा देखो बेटे, किसी भी विशेष क्षेत्र के लिए वहाँ कुदरती तौर पर उगने वाले पेड़ ही मुफीद होते हैं। और हिमालयी क्षेत्र के जंगलों में बांज और बुरांश होते हैं और वो वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र में एकदम फिट हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी जंगलों में चीड़ के पेड़ भी काफी बड़े पैमाने पर लगा दिए गए, जो कि वहाँ के जंगलों के लिए सही नहीं थे। हाँ पापा, अभी उत्तराखंड में जो भीषण आग लगी, उसका कारण भी तो चीड़ के इन पेड़ों को ही बताया जा रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। चीड़ के इन पेड़ों ने जंगल की बाकी वनस्पतियों को नष्ट करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई। आखिर इस तरह के वनीकरण से तो नुकसान ही हुआ ना। अच्छा सर, बादल फटने से तो हमेशा भारी तबाही होती होगी। जीवेश, बादल फटने का असर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है और बारिश कितनी देर तक और किस रफ्तार से हुई है। अनिल, आपको तो शायद याद ही होगा कि लेह में 6 अगस्त सन 2010 की रात को बादल फटने से भीषण तबाही हुई थी। हाँ जी सर, मुझे याद है। वहाँ 2 घंटे तक 14 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बादल फटने और इसके बाद निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ की वजह से 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई लापता हो गए। बादल फटने की इस घटना में 1000 से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए थे। सर, आज भी मुझे अच्छी तरह याद है ये। तब कुछ ही घंटों में तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। सड़क, परिवहन और संचार व्यवस्था ठप पड़ चुकी थी। लेह के हवाई अड्डे में भी पानी भर गया था। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वैकल्पिक संचार व्यवस्था कायम की और राहत अभियान शुरू किया। बच्चों, हिमालयी क्षेत्र, खासतौर से उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं कई बार देखी गई हैं। जी सर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3 अगस्त सन 2012 को बादल फटने से काफी तबाही हुई थी। बादल फटने के बाद भागीरथी में अचानक आई बाढ़ से घर, दुकानें, सड़क और पुल सब तबाह हो गए। सैकड़ों हेक्टेयर खेती योग्य जमीन नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। तब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित भटवाड़ी के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क ध्वस्त हो गई थी। ओह माय गॉड सर, इतनी तबाही। आसपास के गांवों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को तबाह करके रख दिया था। सर, बादल फटने के बाद तो काफी नुकसान हो जाता है। ये तो काफी खतरनाक है ना? हाँ बेटी, बादल फटने से न सिर्फ मकान ही नष्ट होते हैं, बल्कि लोगों की जानें भी जाती हैं। लोगों की खेती योग्य जमीन नष्ट हो जाती है, उनके पशु, मवेशी मारे जाते हैं, संचार नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है और प्रभावित क्षेत्रों का बाकी देश दुनिया से संपर्क तक नहीं हो पाता। परिवहन व यातायात की व्यवस्थाएं इस कदर बर्बाद हो जाती हैं कि उनको सुचारू रूप से चलाने में काफी मेहनत, मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ सर, सही कहा आपने। तत्कालिक असर के अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। खेती तो नष्ट होती ही है, पहाड़ी इलाकों में पर्यटन से होने वाली आय पर भी बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ों में होती हैं। ऐसे में वहां के दूर दराज के इलाकों में तेजी के साथ राहत सामग्री पहुंचाना भी बहुत मुश्किल भरा होता है और ऐसी स्थिति में नुकसान की आशंका और बढ़ जाती है। लेकिन सर, बादल फटने की पूर्व चेतावनी देने के लिए कोई इंतजाम तो जरूर होता होगा। मधु, बादल फटने की घटना बेहद सीमित क्षेत्र में होती है। ये अक्सर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होती है। कुछ मामलों में बादल फटने का दायरा 50 वर्ग किलोमीटर तक भी देखा गया है। अच्छा। हाँ, चूंकि ये बहुत ही कम समय तक होने वाली घटना है, इसलिए इसका पूर्वानुमान लगा पाना भी काफी कठिन है।
एकदम सटीक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक खास वक्त में कहां पर बादल फट पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई ठोस चेतावनी प्रणाली हालांकि अभी नहीं है जो सीधे दूर दराज के इलाकों से जुड़कर उन्हें सूचनाएं मुहैया करवा सके, लेकिन फिर भी डॉपलर रडार स्थापित करके बादल फटने से जुड़ी सूचनाएं जुटाने में हमें काफी मदद मिल सकती है। सर, डॉपलर रडार? हाँ अनिल, आपको शायद ध्यान हो कि भारत के तटीय इलाकों में चक्रवात की चेतावनी प्रणाली में भी डॉपलर रडारों की वजह से काफी सुधार आया है। जी सर, जी सर। फिर सर, इनसे हुए नुकसान को किस तरह कम कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मौसम विज्ञान केंद्रों और समुदायों के बीच बेहतर तालमेल से विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान के जरिए इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक कहा सर आपने। हालांकि बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी करना तो बेहद चुनौतीपूर्ण है। फिर भी डॉपलर रडारों, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर और 3D डेटा मॉडलिंग की बदौलत आंकड़ों का विश्लेषण करके पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और अनिल, फिर सिर्फ सूचनाएं जुटाना ही काफी नहीं है। जी सर। बल्कि प्रभावित इलाकों में नागरिकों तक इन सूचनाओं को वक्त रहते पहुंचाना भी निहायत ही जरूरी है। ठीक कहा सर आपने। रेडियो, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन और कम्युनिटी रेडियो जैसे संचार माध्यमों की इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा सर। हाँ, स्थानीय प्रशासन, सेना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और स्कूल कॉलेजों तक ये सूचनाएं तेजी से पहुंचती रहें, इसलिए ऐसी कारगर व्यवस्था का होना भी निहायत ही जरूरी है। पर इस सब के बावजूद बादल फटने की आशंका वाली जगहों में लोगों को कुछ एहतियात तो बरतनी चाहिए ना? बिल्कुल बेटा, सही कहा तुमने। बरसात के मौसम में ऐसे इलाके में लोगों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वो कौन सी पापा? वो ये कि सबसे पहले तो वो भारी बारिश की चेतावनी को कभी भी अनदेखा न करें और आबादी के करीब बहने वाले नदी नालों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होते ही ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करना चाहिए। बिल्कुल जी। और हाँ, एक जरूरी बात ये जी कि बहते हुए पानी को पार करने की कोशिश तो बिल्कुल ही ना करें। अच्छा। हाँ, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। पर ऐसा क्यों पापा? मधु, वाकई तुम्हें नहीं पता? भैया चुप करो। बेटा, ऐसा इसलिए कि आप जहाँ खड़े हैं भले ही वहाँ बारिश ना हो, लेकिन दूर के ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश या बादल फटने से वो छोटी सी नदी अचानक ही विकराल रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा अनिल तुमने। देखो बच्चों, हम बादल फटने की घटना को रोक ना सकें, लेकिन कम से कम ऐसे उपाय तो कर ही सकते हैं जिससे कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। जी सर। इसके लिए जरूरी है कि समूची वैज्ञानिक बिरादरी और समुदाय जलवायु परिवर्तन पर सतर्क निगाह रखें। जी। वनों की सघनता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी सर। बेतरतीब विकास की बजाय अगर हमारा समाज जंगलों की सघनता को बनाए रखने में दिलचस्पी ले तो फिर हमें कुदरत के ऐसे कहर से बार बार जूझना नहीं पड़ेगा। सही कहा सर आपने। इस आसमानी आफत से बचने का तो बस यही तरीका है कि हम कुदरत का पूरा सम्मान करें। सही कहा भाई। मेरी छोटी सी बहन मधु इतनी होशियार है, मुझे नहीं पता था। देखो मधु, आखिर कुदरत से छेड़छाड़ की भारी कीमत हमें ही तो उठानी पड़ती है ना? बिल्कुल ठीक। बदलते पर्यावरण के इस दौर में नई पीढ़ी की ये सोच ही बर्बादी से बचने का इकलौता रास्ता है बच्चों। जी। सर, आपने हमें बातचीत के लिए इतना सारा वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। अरे थैंक्स की क्या बात है भाई, जब तक तुम इस शहर में हो कभी कभार आते रहना मिलने। जी, मैं तो जरूर आऊंगा। ओके। पकौड़े बहुत अच्छे थे सर। हाँ, चाय पापा, चाय तो अभी टेस्टी थी। थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। सुरक्षित हो जा।
देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 12वीं कड़ी आसमानी आफत सुन रहे थे। आलेख और अनुसंधान श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी, निर्देशन डॉक्टर आरएस यादव, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद, प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा और भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती रीना शुक्ला, रजनीश कुमार शर्मा, उमेश दीक्षित, ऋषि उनियाल, पंकज कनौजिया और नेहा। साथियों, अभी जाइए नहीं, क्योंकि अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, फ्लैश फ्लड से आपका क्या अभिप्राय है? सवाल एक बार फिर, फ्लैश फ्लड से आपका क्या अभिप्राय है? और दूसरा प्रश्न है, लेह लद्दाख में बादल फटने की घटना कब घटी थी? प्रश्न फिर से सुनिए, लेह लद्दाख में बादल फटने की घटना कब घटी थी? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या भी लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी हमें लिखकर भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।